Hello friends, this is Sushant Tiwari, and in this video I am going to discuss the judgment of Supreme Court's Constitution Bench in NCT Delhi versus Union of India case. So let's have a look. So what is the title of this case? Government of NCT of Delhi versus Union of India। और जजमेंट कब आया था? 11 मई को आया था। और इस बेंच को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसको हेड कौन कर रहे थे? चीफ जस्टिस। So Supreme Court held that Delhi government will have control over the services of government of NCT Delhi। मतलब है कि दिल्ली सरकार की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसका कंट्रोल जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही होगा, ना कि सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके पास होगा। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दैट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर over administrative services in the national capital excluding the matters relating to public order, police and land। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जो है उसके पास लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन कौन कौन से मैटर एक्सक्लूडेड हैं? वो ऑलरेडी 3 मैटर्स ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट के, जो उसके एम्बिट से बाहर हैं। वो है आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। 3 चीज़ें हैं जो उसके एम्बिट से बाहर हैं। दिल्ली की पोजीशन बहुत यूनिक है एंड इस जजमेंट को समझने के लिए दिल्ली की एक्चुअल पोजीशन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है विद अ लेजिस्लेचर विच इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। So, as per Article 239AA of the Constitution of India, the elected legislature has the power to make laws for matter listed in List 2, that is the state list, and List 3, that is the concurrent list, except matter listed in entries 1, 2 and 18 of the state list। तो स्टेट लिस्ट के 3 मैटर्स को छोड़कर, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, बाकी जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है उसको स्टेट लिस्ट के बाकी सभी मैटर्स पर और कॉन्करेंट लिस्ट के बाकी सभी मैटर्स पर कानून बनाने का अधिकार होगा। बाकी स्टेट से क्यों डिफरेंट है? बिकॉज 3 एंट्रीज स्टेट लिस्ट की यहाँ पर एक्सेप्शन है, मतलब उस पर दिल्ली की इलेक्टेड लेजिस्लेचर है वो कानून नहीं बना सकती है। सो कानून इस पर कौन बनाएगा वो हम आगे देखेंगे। Such restrictions do not exist over a state government which can make laws on all entries of the state list। तो बाकी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, मतलब वो यूटी नहीं है, वहाँ पर स्टेट लिस्ट की सारी एंट्रीज पर उन स्टेट लेजिस्लेचर्स को कानून बनाने का अधिकार है, बट दिल्ली के लिए ऐसा नहीं है। And union government appoints an LG, that is lieutenant governor, who acts on behalf on these excluded matters in Delhi। तो जो excluded matter है 3, उस पर LG एक्ट करते हैं। So here is Article 239AA of Constitution of India, which is related with special provision with respect to Delhi, and this article is very important to understand the controversy between central government and Delhi government, and clause 3 is really very important to understand this। So clause 3 क्या कहता है? clause 3 कहता है कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास पावर होगी स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ मेकिंग की, एक्सेप्ट 3 एंट्रीज ऑफ स्टेट लिस्ट। वो 3 एंट्रीज कौन कौन सी हैं स्टेट लिस्ट की? एंट्री 1, 2 एंड 18। इस पर दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ मेकिंग की पावर नहीं होगी। और ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड से रिलेटेड। अब सब क्लॉज बी क्या कहता है? सब क्लॉज बी कहता है कि जो सब क्लॉज ए में दिल्ली गवर्नमेंट की और दिल्ली असेंबली की जो पावर है लॉ मेकिंग की, वो कहीं से कहीं तक पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग की पावर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। मतलब पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग की पावर है यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगी। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। This is subclause C of clause 3 of Article 239AA। So ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी इशू पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है एंड पार्लियामेंट भी उस इशू पे लॉ बनाती है, पार्लियामेंट
यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकती है, तो अपने उस राइट से अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है विच इज़ देयर इन आर्टिकल 239 of the Constitution of India. तो in case of controversy or conflict, which law shall prevail? So law made by parliament, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, in case of conflict वो prevail करेगा. I think ये समझ में आ गया होगा. So here is the issue. Scope of legislative and executive powers of the center and national capital territory Delhi with respect to the term services. ये सर्विसेज किससे रिलेटेड हैं? दिल्ली गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उस पर किसका कितना कंट्रोल है, सेंटर का एंड दिल्ली गवर्नमेंट का, वो इशू सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया. इस जजमेंट का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में वो कैसे स्टार्ट होती है, तो उसके लिए क्रोनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो क्या होता है कि 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोटिफिकेशन इशू करती है, ठीक है, मई 21 2015 को, जो कहता है कि एलजी विल बी हैविंग पावर ओवर सर्विसेज. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनके पास होगी पावर सर्विसेज की, तो मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करेंगे. अब ऑफ कोर्स सी बात है, ये नोटिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, कोर्ट के सामने चैलेंज होना ही है. और कोर्ट जो है इस नोटिफिकेशन को जो सर्विस से रिलेटेड मैटर से रिलेटेड था, जिसमें एलजी को सारी पावर दी गई थी, उसको वैलिड बता. अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके खिलाफ अपील गई सुप्रीम कोर्ट में, और 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो अपील सुन रही थी उसने मैटर को रेफर कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को. कौन सी तारीख में? 15 फरवरी 2017 को. क्या कहा? दैट it involve a substantial question of law about the interpretation of Article 239 AA, which deals with the special provision with respect to Delhi. तो ये कहते हुए जो 2 जज बेंच थी उसने मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया, because according to the bench the matter involves substantial question of law about the interpretation of Article 239 AA. अब क्या होता है? Constitution Bench of Supreme Court in 2018 held that Delhi government has both executive and legislative power over entries in list 2 except the excluded entries. तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को मैटर रेफर हुआ था उसने 2018 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बोथ पावर्स होंगी with respect to the matters which is listed there in list 2, ठीक है, और एक्सेप्शंस को छोड़ के सारी पावर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो है वो एनसीटी दिल्ली के पास होगी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगी. ऑन द अदर हैंड द एलजी हैज पावर्स ओनली ओवर द 3 एक्सक्लूडेड एंट्रीज इन लिस्ट 2. तो जो लिस्ट 2 में एक्सेप्शन दिया हुआ है, जो लिस्ट 2 में एक्सेप्शन दिया हुआ है जिस पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली कानून नहीं बना सकती है, और दिल्ली गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा उस पे एक्सरसाइज नहीं होगा, एलजी को बस पावर उन्हीं 3 मुद्दों पर होगा. तो वो 3 मुद्दे कौन कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. मैटर अगेन रेफर्ड बैक टू द डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस ए.के. सीकरी एंड अशोक भूषण. तो सुप्रीम कोर्ट ने की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसने जो मेन इशू था, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ था, उस पर अपना जजमेंट सुनाते हुए मैटर को फिर से डिवीजन बेंच के पास, 2 जज बेंच के पास भेज दिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का क्या फैसला था? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला उस समय 2018 में ये आया था कि दिल्ली गवर्नमेंट विल बी हैविंग बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर over entries in list 2 except those 3 entries which are excluded. ठीक है. 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच स्प्लिट वर्डिक्ट देती है जिसमें जस्टिस ए.के. सीकरी कहते हैं ट्रांसफर एंड पोस्टिंग से रिलेटेड मैटर जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके ऊपर के ऑफिशियल्स का होगा वो एलजी डिसाइड करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेंगे, और उनके नीचे के ऑफिशियल्स जो होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के ऑफिशियल्स गवर्नमेंट जो होंगे, उनका कंट्रोल किसके पास रहेगा? दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा. जस्टिस अशोक भूषण इससे बिल्कुल डिफर करते हैं. वो कहते हैं सर्विसेज वर टोटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट.
मतलब सर्विसेज हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, वो ये मानते हैं। अब 2022 में सीजेआई एनवी रमना जो है वो 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टू डिसाइड द डिस्प्यूट। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो 3 जज बेंच है ये रेफर कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लिमिटेड क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द लीगल डिस्प्यूट। सो जो लीगल डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, लिमिटेड क्वेश्चंस को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर देते हैं, और जो 11 मई को फैसला आया है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। ठीक है, सो ऑन 11th में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्ड द जजमेंट while answering the reference. The Constitution Bench has not quashed the 2015 MHA notification and has posted the matter before the Division Bench for further order. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है जिसने 11 मई को फैसला दिया है उसने एक लिमिटेड क्वेश्चंस को ही डिसाइड किया है। 2015 को जो एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन था, उस पे उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, उसको क्वेश्चन नहीं किया है। अब यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजी ख़त्म होती है एंड इट्स टाइम टू सी दैट व्हाट हैपेंड इन द जजमेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसने 11 मई को अपना फैसला दिया और उसने लिमिटेड स्कोप पर ही फैसला दिया। और वो लिमिटेड स्कोप क्या था? कंट्रोल ओवर सर्विसेज। और उसके बाद मैटर को फिर से डिवीज़न बेंच को भेज दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। The Supreme Court held that although Parliament had a wide-scale legislative power over the Delhi government, but the executive power of the central government are limited. इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास वाइड स्केल लॉ मेकिंग पावर है, बट ऐसा क्यों है? बिकॉज दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है एंड पार्लियामेंट के पास यूनियन टेरिटरीज के लिए पावर है क्या करने की? लॉ मेकिंग की। ऐसा कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 239 में। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ 3 मैटर्स तक है। वो क्या क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेटेड है? यहाँ पर कंट्रोवर्सीज है दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की है वो 3 मुद्दों तक कन्फाइन रहेगी। वो 3 मुद्दे कौन कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 239 ए। यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने देखा। Court further held that in all other matters, the executive power is to be exercised by Delhi government, which is in effect means that the executive power over services is to be exercised by Delhi government. तो उसके अलावा जितने मैटर्स हैं वहां पर एग्जीक्यूटिव पावर किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा? दिल्ली गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब सर्विसेज वाला जो मैटर है, जो स्टेट लिस्ट में एंट्री 41 है, वहां पर भी एग्जीक्यूटिव पावर किसकी अप्लाई होगी, किसकी एक्सरसाइज की जाएगी? दिल्ली गवर्नमेंट की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सेप्ट द 3 मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, बाकी स्टेट लिस्ट के एंड कॉन्करेंट लिस्ट के सभी मैटर्स पर एग्जीक्यूटिव पावर दिल्ली गवर्नमेंट की होगी। बट कोर्ट ने एक चीज़ को बहुत क्लियरली बताया। कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट हैव द वाइड रेंजिंग लेजिस्लेटिव पावर। किस चीज़ के लिए? टू लिमिट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन लिमिट कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। जजमेंट ऑफ द मेजोरिटी क्लैरिफाइड दैट इफ पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ इन रिलेशन टू एनी सब्जेक्ट इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, then the executive power of government of national capital territory Delhi shall then be limited by the law enacted by the parliament. So this is the parliament which can limit the executive power of Delhi government, but central government किसी नोटिफिकेशन से दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं कर सकती है। तो अगर उसे लिमिट करना है तो किसके द्वारा करेगी? पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पूरा कंट्रोवर्सी का इशू था वो दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विसेज पे कंट्रोल को लेकर था। अब बिकॉज ये मुद्दा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक बात और कही थी
कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर आपको कम करनी है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ले आई है जिससे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ना, ये कंट्रोल ओवर सर्विसेज वाला, मीन्स दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा सर्विसेज के ऊपर, उसको थोड़ा सा इनएफेक्टिव बना देगा। अब पूरा ऑर्डिनेंस क्या है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।